नमस्कार और आज के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय की शुरुआत कर रहे हैं, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का परिचय। ये संगठनात्मक नेतृत्व का वो बुनियादी ढांचा है जिसे अक्सर किसी भी सफल व्यवसाय का अदृश्य इंजन कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर करें, एक अस्त व्यस्त लोगों की भीड़ और एक बेहद सफल संगठन के बीच आखिर क्या फर्क होता है। जरा सोचिए, अगर दुनिया से मैनेजमेंट जैसी चीज पूरी तरह से गायब हो जाए तो क्या होगा। हर जगह सिर्फ कंफ्यूजन होगा और कीमती संसाधन यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। मैनेजमेंट ही वो अंतिम समाधान है, वो पुल है जो इस अराजकता को एक सुचारू व्यवस्था में बदल देता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस अदृश्य शक्ति की परिभाषा से, फिर समझेंगे मैनेजमेंट की असल प्रकृति, उसके बाद इस पुरानी बहस पर बात करेंगे कि क्या ये कला है, विज्ञान है या कोई पेशा, और अंत में देखेंगे मैनेजमेंट का वास्तविक महत्व। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। इस अदृश्य शक्ति को समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाकर देखना होगा कि आखिर इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहाँ से हुई। अगर हम मैनेजमेंट शब्द के इतिहास को खंगालें तो इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये शब्द इतालवी शब्द मैनेज्यारे से आया है, जिसका मतलब होता था घोड़ों को संभालना, और ये लैटिन शब्द मानेस से जुड़ा है, जिसका अर्थ है हाथ। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जब इसका इस्तेमाल घोड़ों को संभालने से आगे बढ़ के कॉर्पोरेट फायदों के लिए इंसानों को कुशलता से संभालने के रूप में होने लगा। जैसे जैसे समय बीता, इस विचार ने कई अलग अलग रूप लिए। उदाहरण के लिए F.W. टेलर, जिन्हें अक्सर वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है, उनका मानना था कि मैनेजमेंट बस ये जानने की कला है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं और फिर ये देखना कि वे इसे सबसे बेहतरीन और सस्ते तरीके से पूरा करें। इस बात से साफ पता चलता है कि शुरुआती दौर में मैनेजमेंट पूरी तरह से काम की दक्षता और वैज्ञानिक नियंत्रण पर ही केंद्रित था। चलिए आगे देखते हैं कि ये विचारधारा कैसे और विकसित हुई। 20वीं सदी की शुरुआत में मैरी पार्कर फोलेट ने मैनेजमेंट को एक नया, ज्यादा मानवीय रूप दिया। उनके मुताबिक मैनेजमेंट लोगों के माध्यम से काम पूरा करवाने की कला है। ये उस मशीनी और सख्त तरीके से हटकर इंसानी रिश्तों और टीम वर्क पर केंद्रित एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसके बाद आते हैं पीटर एफ ट्रकर, जिन्होंने एक एकदम मॉडर्न नजरिया दुनिया के सामने रखा। उनके अनुसार मैनेजमेंट एक बहुउद्देश्य अंग है जो किसी व्यवसाय को तो संभालता ही है, साथ ही यह मैनेजर, कर्मचारियों और काम को भी मैनेज करता है। यह परिभाषा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि एक कॉर्पोरेट ढांचे के भीतर मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अगर हम इन सभी बेहतरीन विचारों को एक साथ मिला दें तो मैनेजमेंट की एक बहुत ही स्पष्ट और सटीक परिभाषा निकलकर सामने आती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मैनेजमेंट संगठन के लक्ष्यों को कुशलता से हासिल करने के लिए संसाधनों की योजना बनाने, उन्हें व्यवस्थित करने, सही लोगों की नियुक्ति करने, उनका नेतृत्व करने और उन पर नियंत्रण रखने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर। मैनेजमेंट आखिर है क्या, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इसकी प्रकृति क्या है, ये काम कैसे करता है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये याद रखना होगा कि मैनेजमेंट एक अमूर्त शक्ति या इनविजिबल फोर्स है। आप इसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही साफ दिखाई देते हैं। इसकी तुलना किसी जहाज को चलाने वाली पानी की उस अदृश्य लहर से की जा सकती है। आप लहर को भले ही ना देख पाएं, लेकिन जहाज सही दिशा में जा रहा है या डूब रहा है, ये सफलता और विफलता तुरंत नजर आ जाती है। इस अदृश्य शक्ति की कुछ बहुत ही खास विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली, ये हमेशा लक्ष्य उन्मुख यानी गोल ओरिएंटेड होती है। दूसरा, ये सर्वव्यापी है, चाहे छोटी सी दुकान हो या कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, ये हर जगह मौजूद है। इसके अलावा ये पूरी तरह से एक सामूहिक गतिविधि है जो टीम वर्क पर निर्भर करती है। और सबसे अहम बात, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है मैनेजमेंट के संसाधन, जिन्हें अक्सर 5 M's कहा जाता है। ये हैं मैन यानी कार्यबल, मटीरियल यानी कच्चा माल, मशीनें यानी तकनीक, मेथड्स यानी प्रक्रियाएं, और मनी यानी पैसा। मैनेजमेंट की सबसे बड़ी और प्राथमिक जिम्मेदारी इन 5 संसाधनों को एक साथ जोड़ना और उनका बेहतरीन तरीके से उपयोग करना है। इन संसाधनों और रोजमर्रा की अड़चनों को एक मैनेजर असल जिंदगी में कैसे हैंडल करता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। हेनरी मिन्सबर्ग का ये ढांचा एक मैनेजर की निर्णयात्मक भूमिकाओं को साफ तौर पर दिखाता है।
एक मैनेजर को कभी उद्यमी बनकर सोचना पड़ता है, कभी समस्याओं को सुलझाने वाला बनना पड़ता है, तो कभी संसाधनों का सही बंटवारा करना होता है। ये रोज के प्रबंधकीय फैसलों की एक बहुत ही प्रैक्टिकल सच्चाई है। और इन सभी भूमिकाओं को कामयाबी से निभाने के लिए हेनरी फ्योल की बताई गई इस 5 चरणीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसकी शुरुआत होती है प्लानिंग यानी योजना बनाने से, फिर चीज़ों को व्यवस्थित करना, एक मजबूत टीम बनाना, उस टीम को दिशा दिखाना और अंत में हर कदम पर नियंत्रण और जांच करना। यह चक्र कभी रुकता नहीं है, बस लगातार चलता रहता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम एक बहुत ही क्लासिक बहस पर नजर डालेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक कला है, विज्ञान है या फिर एक पेशा है। देखिए, विज्ञान का आधार पूरी तरह से सार्वभौमिक सिद्धांत, सिस्टमैटिक डेटा और कारण प्रभाव के संबंधों पर टिका होता है। वहीं दूसरी तरफ कला का मतलब है रचनात्मकता और लगातार अभ्यास पर आधारित आपका अपना व्यक्तिगत कौशल। मैनेजमेंट में डेटा को ट्रैक करने का सटीक विज्ञान भी मौजूद है और साथ ही इंसान जैसे अप्रत्याशित स्वभाव को संभालने की रचनात्मक कला भी है। किसी भी संगठन को सही से चलाने के लिए इन दोनों का संतुलन होना बेहद जरूरी है। अब कई बार इसे एक पेशा या प्रोफेशन भी कहा जाता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो वकालत या डॉक्टरी की तरह ये एक पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इवैल्यूएशन का कोई एक फिक्स या सार्वभौमिक मानदंड नहीं है। इसकी थ्योरीज आज भी विकसित हो रही हैं और सबसे बड़ी बात, इसका कोई सख्त कानूनी रूप से लागू होने वाला एथिकल कोड नहीं होता है। और इस पूरी बहस को पीटर एफ ड्रकर का ये एक कोट बहुत ही शानदार तरीके से सुलझा देता है। वो कहते हैं कि मैनेजमेंट असल में एक प्रैक्टिस यानी अभ्यास है। ये बिल्कुल चिकित्सा के समान है, जिसमें डेटा और विज्ञान का एक कठोर पक्ष भी है और इंसानों से जुड़ने का एक नरम या सॉफ्ट पक्ष भी। कामयाबी के लिए हमें इन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। अब हम आते हैं अपने अंतिम हिस्से पर। इतनी सारी थियरीज और परिभाषाओं के बाद सवाल ये उठता है कि असल दुनिया में इन सब का महत्व क्या है। एक अच्छी मैनेजमेंट का असर बिल्कुल एक झरने की तरह ऊपर से नीचे तक आता है। ये सबसे पहले किसी भी कंपनी के समूह लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। उसके बाद ये काम की दक्षता बढ़ाकर लागत को कम करता है। इसके साथ ही ये कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों तक पहुंचने में भी सपोर्ट करता है। और जब ये सब होता है तो रोजगार और बेहतरीन उत्पाद बनकर पूरे समाज का विकास होता है। तो कुल मिलाकर सबसे अहम बात यह है कि मैनेजमेंट एक गतिशील संगठन या डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करता है। एक ऐसा संगठन जो लगातार बदलते माहौल और नई तकनीक के हिसाब से खुद को ढालने में सक्षम होता है। सोचिए, मैनेजमेंट के इस मार्गदर्शन के बिना बाजार की नई चुनौतियों के सामने बड़े से बड़े संगठन भी एक जगह ठहर जाएंगे और अंततः विफल हो जाएंगे। और ये सब हमें एक बहुत ही प्रासंगिक और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम जानते हैं कि मैनेजमेंट लगातार इंसानों के उस स्वभाव से निपटता है जिसका कभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो भविष्य के बदलते वर्कप्लेस में इस अदृश्य शक्ति को खुद को कितना और कैसे बदलना होगा। अगली बार जब भी हमारी नज़र किसी सफल कंपनी या संगठन पर पड़े तो वहां काम कर रही मैनेजमेंट की इस अदृश्य शक्ति को पहचानने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।